चलिए, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जो कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन करें। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मोस्टली कैमरा ऑन ही रखना है, ज़्यादातर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। तो वेलकम यू ऑल इन जानवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज। आप सबका स्वागत है। आज आप एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक तरह से मान के चलिए कि आपको क्या करना है इन 6 महीने में और कैसे करना है वो आपको समझाया जाएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे हमेशा और नोट करते रहेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। जिसमें आपको प्रॉब्लम हो उसको बताएंगे ज़रूर और पूछेंगे ज़रूर। किसी भी चीज़ की समस्या हो पढ़ाई के दौरान तो यू हैव टू क्लैरिफाई एवरीथिंग। आपको क्लियर करना है हर चीज़ को, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। ठीक है। मैक्सिमम पेपर आपके जो रहेंगे वो हम ही कंप्लीट कराएंगे। कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कुछ टॉपिक रहेंगे वो दूसरे टीचर लेंगे। ठीक है। इसलिए आपको ग्रुप में पूछ सकते हैं, कुछ भी आप रहें तो आप अपना सिलेबस आपके पास होगा ही सबका। फिर भी मैं सिलेबस आज पहले डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सीधे बैठ जाइए, मंत्र बोलेंगे, सीधे बैठेंगे, कमर सीधी करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे। अपना माइक ऑफ कर लेंगे, जब बोलने के लिए बोला जाए तब आप बोलेंगे। ठीक है। माइक ऑफ, कैमरा ऑन। ठीक है। आंखें बंद करेंगे, मंत्र रिपीट करेंगे आप जो बोला जाएगा। क्लोज योर आईज, फोकस ऑन थर्ड आई। इनहेल करेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। चलिए, हरिओम। शुरू में हम मंत्र क्यों पढ़ते हैं किसी भी कार्य करने से पहले? चाहे हम अध्ययन कर रहे हों, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, जो भी हमको अपनी क्रिया करनी होती है, दिनचर्या की हो, चाहे शैक्षिक हो, किसी भी तरह की हो, तो उसमें उसको हम मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण का मतलब होता है कि हमारे काम में, हमारी पढ़ाई में, हमारे अध्ययन के दौरान, हमारे जीवन के लक्ष्य के दौरान शुरुआत में, मध्य में और अंत में कोई भी अड़चन ना आए, कोई भी बैरियर उत्पन्न ना हो, स्मूथली चले, इसलिए हम इसका मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण अलग अलग सिद्धांतों में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से दिए जाते हैं। आयुर्वेद की किताब में अलग होंगे, ठीक है, उसमें योग में अलग होंगे, उपनिषदों में अलग होंगे। ठीक है। इसी तरह के बाकी शास्त्रों में अलग अलग मंगलाचरण होता है। जो जिस देवता के लिए पूजा की जाती है या जिसको स्वीकार किया जाता है उसके लिए मंगलाचरण का प्रावधान है। गणेश मंत्र इसलिए हमने बोला ताकि गणेश, श्री गणेश कीजिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि आज आपका पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो उसके लिए गणेश जी की प्रार्थना करना अति आवश्यक होता है, ताकि वो विघ्न ना आने दें आपकी पढ़ाई में। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धि हो, मेधा हो, उन शक्ति में बढ़ोतरी करते रहें और जो लक्ष्य है आपका जीवन का वो प्राप्त करने में वो सहायता करें। तो शुरुआत में, मध्य में और अंत में इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए।
जब भी आप पढ़ने बैठें, सुबह के टाइम उठें, दिन के लिए उठें, कहीं जाएं, कहीं से आएं, कहीं कुछ भी करें, तो आप मंत्रों के साथ ये काम करते रहें। कुछ कुछ मंत्र आपको बीच में सिखा दिए जाएंगे। मंत्रों को याद करने की भी कोशिश करेंगे, जो जो मंत्र रहेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर आपका आएगा, मतलब सब्जेक्ट आएगा श्रीमद् भगवत गीता। वो बहुत ही उत्तम सब्जेक्ट है जिसमें आप इसमें पढ़ेंगे कंप्लीटली। तो पहले सेमेस्टर में आप देखेंगे, पहला टॉपिक है आपका योग के आधारभूत तत्व। ये सारे पेपर आपके कंपलसरी हैं। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, उसके बाद आपको इलेक्टिव पेपर मिलेंगे, उसमें 4 में से आपको 2 चूज करने होंगे। हम भी सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हैं। सजेशन हमारा रहता है कि ये आपके कैरियर के लिए अच्छा रहता है, ये कैरियर के लिए इस तरह से रहेगा। जो भी कैरियर आप चूज करेंगे उसके हिसाब से ये बताया जाता है। तो इस तरह से आप अपने विषयों का चयन करेंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कंपलसरी होता है। दूसरी बात, क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो इसका नाम संस्कृत से है, तो ये संस्कृत को प्रमोट करती है यूनिवर्सिटी। हमारे शास्त्रों में आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो वेदों के और ऋग्वेद के, अथर्ववेद के, यजुर्वेद के मंत्र लिखे मिलेंगे सब दीवारों पे, सब जगह पे, हर ऑफिस के सामने। यहाँ तक कि जो आपका कन्वोकेशन होता है उसमें राज्यपाल आते हैं उत्तराखंड के, और वो आपको डिग्री प्रदान करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, अगर व्यस्तता होती है तो हो सकता ना हो, लेकिन उनको आना होता है, क्योंकि राज्यपाल ही चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के। और ये क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा आपको, हायर अथॉरिटी के द्वारा आपको डिग्री प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये संस्कृत का एक पेपर होता है जो कंपलसरी होता है, साथ में क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर ऐड नहीं होते। तो वो ग्रामेटिकल होता है, या तो आप सेकंड सेमेस्टर में देंगे उसको या फोर्थ में देंगे। 2 सेमेस्टर में आप उनको किसी भी एक सेमेस्टर में दे सकते हैं। बस एक ही पेपर होगा जो ग्रामर का होता है, जैसे हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेट करना होता है, संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा। कुछ एंटोनिम्स आएंगे, मतलब विलोम शब्द आएंगे, कुछ पर्यायवाची शब्द आएंगे, कुछ मीनिंग आएंगे, कुछ शब्द ऐसे, कुछ जो 10th में या 9th में जो ग्रामर होती है बहुत छोटी चीज़ होती है। आराम से उसको और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसकी कोई भी किताब आप ले सकते हैं। 10th के जो बच्चे होते हैं घर में, उनके भी पास संस्कृत की किताब होती है, उसको पढ़ सकते हैं, उससे आप अध्ययन कर सकते हैं। नहीं तो रचनानुवाद कौमुदी आती है, किताब आती है, ठीक है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपका ये पेपर एकदम बढ़िया से हो जाता है। तो संस्कृत का पेपर आपको देना है, तो फर्स्ट ईयर में तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि योग है, विषय योग है, तो योग के सारे ग्रंथ जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत को कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, बाद के कालों में हालांकि दूसरी भाषाओं में भी लिखे गए हैं, लेकिन मूल जो है योग का वो संस्कृत है। तो संस्कृत को जितना भी आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो विस्तार से आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप संस्कृत का शब्द पढ़ेंगे और आपको पूरा एक लाइन का अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे भगवद गीता का श्लोक तो छोटा सा होता है, लेकिन उसका विस्तार बड़ा होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली इन संस्कृत, यदि आप संस्कृत को पढ़ सकते हैं। जैसे भगवद गीता भगवान ने जो बोली हो तो 40-45 मिनट में बोल दी है, लेकिन हमको पूरा जीवन लग रहा है उसको समझने में, और वहाँ अर्जुन समझ गए 40-45 मिनट में ही। ठीक है, तो इसलिए हमको लंबा काल लग जाता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो यदि हमारी शुरुआत ही अच्छी सी रहे और संस्कृत के साथ रहे और अच्छे शब्दावली के साथ रहे, तो हम आगे भी अपना इफेक्टिव किसी को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। किसी को टीचिंग करनी होगी, किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी होगी, किसी को सेल्फ के लिए भी करना होगा, लेकिन लाभ ही लाभ होगा। आज जो आपका पर्सपेक्टिव है लाइफ के रिगार्डिंग, वो आपका पर्सपेक्टिव धीरे धीरे बदलता जाएगा इन ए पॉजिटिव वे। योग आपको समत्व योग उच्यते की परिभाषा सिखाता है, योगः कर्मसु कौशलम की परिभाषा सिखाता है, योगस्य चित्तवृत्ति की परिभाषा सिखाता है। तो आप अपने में स्थापित होना योग सिखाता है। अपने में स्थापित होने का मतलब है कि आप बाहर की जो समस्याएं हैं, बाहर का जो आउटर वर्ल्ड है,
उस पे आपकी डिपेंडेंसी ना होकर आपके स्वयं पे आपकी डिपेंडेंसी होती है। यू आर इनसाइड हैप्पी और यू आर इनसाइड सैड। तो इनसाइड में तो सिर्फ आनंद स्वरूप हम होते हैं। हमारा जो रियल स्वरूप है, रियल सेंस है, अवर सेल्फ, दैट इज द ब्लिस। तो ब्लिस से ब्लिस ही उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम आउटर चीजों को अपने अंदर लेते हैं, उनको स्वीकार करते हैं एंड डिपेंडेंट रहते हैं कि वी आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस, वी आर हैप्पी बिकॉज ऑफ हिम, वी आर हैप्पी बिकॉज ऑफ हर, तो उसके व्यवहार से हमको फिर दुख मिलने लगता है। तो ये आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आप स्वयं में चाहे कितने भी कष्ट आए, कष्ट तो आने ही आने हैं, क्योंकि शरीर मिला है तो ये प्रारब्ध से मिला है, आपके कर्मों से मिला है। तो वो कष्ट जो आपने पीछे कर्म किए हैं या आपके विचारों से कर्म हो, क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है केवल हाथों पैरों से नहीं करता, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से, वचन से, इन सब से कर्म होते हैं। तो इसलिए हम उनको भी अब समझ जाएंगे कि अब हमसे ऐसे कर्म ना हो कि हमको आगे के जन्म में दुख मिले। ठीक है, हमको सुखायु के साथ साथ हितायु भी प्राप्त करनी है। हितायु का प्राप्त होती है, सुखायु का मतलब अभी हम आनंद ले रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारी सुखायु हो जाती है, एक तरह से सुख का पूर्ण आयु हो जाती है। लेकिन जब हमारी उम्र, जब हम सद्व्रत का पालन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, घर में बड़ों की सेवा करते हैं, उस सिद्धांत पे चलते हैं जो ऋषि मुनियों ने बताए हैं, शास्त्रों में बताए हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा वो सद्व्रत होता है। उससे हम अपने जीवन को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, बहुत ही प्रसन्नता के साथ, आनंदमय स्थिति के साथ जीवन जी सकते हैं। तो ये योग की पद्धतियां आपको सिखाएंगी। रहस्य भी आपको बहुत इसमें मिलेंगे, क्योंकि योग साधारणतः नहीं दिया जाता। योग रहस्यमय चीज है। आज का दिखने वाला योग और रियल में योग इज टोटली डिफरेंट, अपसाइड डाउन कह सकते हैं। आज आपको दिख रहा है वो योग बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। यू आर सीइंग, यू आर वॉचिंग ओनली आसनास रिलेटेड थिंग्स मोस्टली। ठीक है, तो ये आप उसमें आप समझेंगे कि योग वास्तव में है क्या। इसलिए इसमें योग के पहले आधारभूत तत्व बताए गए हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ योग है क्या। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी तो क्योंकि इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, इसलिए आपको पहले सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे और उसको आधार देंगे। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है आपका, वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का पार्ट है और भीष्म पर्व का एक पार्ट है भगवद गीता। तो इसमें इसको जब ये भगवद गीता का हर चैप्टर अंत होता है या खत्म होता है, तो हर चैप्टर के बाद लिखा होता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे। फिर चैप्टर का नाम आता है अर्जुन विषाद योगो प्रथम अध्याय। तो इस तरह से इसका पूरा एक बता दिया जाता है कि भगवद गीता है क्या। वो है सुप उपनिषद, मतलब भगवद गीता उपनिषद का सार है। तो जितने भी उपनिषद हैं भारत में, जितने भी वेद हैं और उपनिषद हैं, उनका पूरा का पूरा सार है। अर्थात जो भगवद गीता में है वो कंप्लीटली उसमें भी है। अर्थात इतने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। यदि हमको वेदों को समझना है तो हम भगवद गीता पढ़ लें, यदि हमको उपनिषदों को समझना है तो हम भगवद गीता पढ़ लें। ये तब आपको पता चलेगा जब आप पहले भगवद गीता पढ़ लेंगे और उसके बाद यदि कोई उपनिषद पढ़ते हैं तो आपको लगता कि ये तो सारा भगवान ने अपने शॉर्ट रूप में बता दिया है, वहां पे पूरा सार दे दिया है और उसमें पूरा पूरा बड़ा बड़ा उपनिषद है। इतने बड़े उपनिषद को भगवान ने 2-3 श्लोकों में ही बता दिया है। लेकिन हमको अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि योग शास्त्र में भी लिखा है हमारा जो नियम है वो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय 4th पॉइंट आता है, वैसे 9वां पॉइंट आता है। तो स्वाध्याय का मतलब होता है कि आप अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, साथ में ये भी अध्ययन करें कि आप अपना स्वयं का अध्ययन करें और आपको पता रहे कि आप योग मार्ग पर कितने सफल हो रहे हैं। आर यू रियली डूइंग गुड थिंग्स और
गोइंग गुड इन द योग और नॉट। तो आप कितनी उससे कर रहे हैं वो ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भगवत गीता को आपको पढ़ाया जाएगा। और फिर है हठ योग के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग। आपने हठ योग आपने बहुत सुना होगा, और हठ योग भगवान शिव से आया है, भगवान शिव की परंपरा से हठ योग आया है। उसके बाद भगवान शिव के बाद मच्छेंद्र नाथ हुए हैं, या गोरखनाथ हुए हैं, या चरपटी नाथ हुए हैं, या जालंधर नाथ हुए हैं, या ऐसे बहुत सारे 25-30 नाथ परंपरा के, जिनको कनफटा योगी भी कहते थे, ठीक है। वहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है। फिर बाद में स्वामी स्वात्मा राम जी ने हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ लिखा है। घेरण संहिता घेरण ऋषि ने लिखी है। गोरख संहिता है, गोरखनाथ के कई ग्रंथ हैं जिसमें सिद्धांत पद्धति है, गोरख संहिता है, हठ रत्नावली है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो योगिक ग्रंथ हैं वो हठ योग के ग्रंथों के बारे में बताया गया है। तो हठ योग और अष्टांग योग, इनमें डिफरेंस क्या है, रियल में हठ योग क्या होता है। क्योंकि हठ योग में जो अष्टांग योग होता है, या राजयोग जिसको बोलते हैं, अल्टीमेट योग तो राजयोग ही होता है, ठीक है। लेकिन उसको प्राप्त करने का एक रास्ता है हठ योग, अर्थात हम इस पे चल के राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं। एक लेवल तक हमको हठ योग पहुंचा देता है, उसके आगे फिर राजयोग की यात्रा शुरू होती है। तो इसलिए कह सकते हैं ये सब्सिडायरी है, या कह सकते हैं हेल्प करता है हमको राजयोग या परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए। सबसे पहले योग में इंटरेस्ट जगना बहुत जरूरी है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि अगले सेमेस्टर में पतंजलि योग सूत्र भी आएगा, इसमें भी बीच बीच में कुछ चीजें बताएंगे आपको। तो वो क्या होता है कि उसमें राज योग के जो सिद्धांत होते हैं या हठ योग के जो सिद्धांत होते हैं वो इसमें बाद में ऐड होते चले जाते हैं, और हठ योग एक आपको दिशा देता है, क्योंकि उसमें यम नियम नहीं होते हठ योग में। तो रुचि जागना बहुत जरूरी है। जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया, सबसे पहले उन्होंने समाधि पाद दिया है, जबकि समाधि तो अंतिम स्टेज है किसी भी उसकी जो, क्योंकि जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। तो इन 8 अंगों में लास्ट वाला जो स्टेज है वो क्या है, वो समाधि है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने पहला चैप्टर ही समाधिपाद का दिया है। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने कोई खाना प्रस्तुत किया जाता है या कोई चीज प्रस्तुत की जाती है, यदि उसके सिद्धांत या उसका प्रतिफल आपको पहले बता दिया जाए कि अदरक खाने से भाई आपकी खांसी दूर होगी, अदरक खाने से गला सुरीला हो जाएगा, अदरक खाने से आपका कफ मिट जाएगा, इसलिए आप अदरक खाइए। अब चाहे वो आपको कड़वा लग रहा हो, लेकिन फिर भी आपको आनंद आएगा कि यार इससे चीजें ठीक होंगी। तो इसलिए समाधिपाद इसलिए दिया कि वो आप इंटरेस्ट जग जाए आपका योग में, कि इससे क्या क्या होता है, ये क्या होता है सच में। मतलब इसकी करेंगे बाद में, साधन बाद में दिए हैं, सेकंड चैप्टर में साधन दिए हैं, साधन पाद दूसरा चैप्टर है। लेकिन पहले समाधिपाद दे दिया और बता दिया कि योग करने से ये चीजें प्राप्त होने वाली हैं आपको, देखिए आप योग करके देखिए। तो रुचि जागृत हो, इसलिए सबसे पहले समाधिपाद दिया। इस सिद्धांत को लेते हुए हठ योग की पद्धति बताई गई है, क्योंकि जरूरी नहीं कोई व्यक्ति सच बोलना शुरू कर देगा, सत्य का पालन शुरू कर देगा, अहिंसा का पालन शुरू कर देगा, अस्त्य का, ब्रह्मचर्य का, या किसी इन चीजों का पालन शुरू कर देगा, तो वो शुरू कर नहीं पाएगा संसार में रहते हुए, तो वो योग ही नहीं शुरू कर पाएगा इसका मतलब। तो इसलिए वो पहले छोड़ दिया कि हठ योग में इसको छोड़ो, पहले आप, ये तो बाद में भी हो जाएगा, पहले थोड़ा नहा लो धो लो, अर्थात पहले षट कर्म करो, अपनी नाक साफ करो, आंख साफ करो, जिह्वा साफ करो, गला साफ करो, पेट साफ करो, आपका इंटरनल सिस्टम बाहरी सिस्टम साफ करो, षट कर्म करो, कपाल भाती करो, नेति करो, धोती करो, बस्ती करो, ये सारी चीजें करें आप, तो आपको लगेगा यार शरीर अब हल्का होने लगा है। उसमें खाने पीने की चीजें बता दी, हल्का शरीर, तो फिर आपका खुद ही मन करेगा कि झूठ बोलना फालतू में, तो अपने आप ही स्वतः ही पालन होने लगता है। बस योग में शुरू करना होता है कि यू एंटर ओनली इन द योग, तो आपकी वृत्तियां अपने आप ही कंट्रोल होने लगेंगी। उसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हठ योग में पहले शरीर को स्वच्छ कराएगा, फिर आसनों के बारे में बताया गया कि पहले फिर आसन कर लो भाई, अगर आप थोड़ा हल्के हो गए हो तो आप आसन शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी थोड़ी हो जाए और स्ट्रांग भी हो जाए, दृढ़ बन जाए। तो उससे फिर आसन बताए गए।
उसके बाद फिर प्राणायाम, ध्यान, बंद, मूल, ये सब बताए गए, मुद्राएं। तो धीरे धीरे जब आप उतरने लगेंगे तो आपके अंदर खुद ही आपकी वृत्ति बदल जाएगी। आप अहिंसा का पालन स्वतः करने लगेंगे, आप बाकी का पालन स्वयं करने लगेंगे, बाकी यम नियम का पालन भी स्वयं ही हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि योग तो योग के लिए, योगी लोगों के लिए था जो हिमालय में जाके तपस्या करते थे या कहीं भी एकांत में, तो उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं, संसार में वो रहते नहीं थे, इसलिए सत्य, उनको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, हिंसा करने की उनको आवश्यकता नहीं थी, स्वतः ही ये पालन अपने आप ही हो जाते हैं। और ये क्या रहस्य है ये भी आपको बताएंगे कि ये होते क्या है। तो तीसरा चैप्टर आपका हठ योग सिद्धांत का रहेगा, और फिर रहेगा आपका शरीर रचना क्रिया, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कि शरीर की रचना कैसे और इसकी क्रिया कैसे होती है, क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, ये एनाटॉमी का पार्ट है। यौगिक एनाटॉमी इसमें बेसिकली रहती है, इसमें आपको बहुत बड़े डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं होती, कोई एमबीबीएस जैसी एनाटॉमी नहीं पढ़नी है, फिर भी आपको सारे ऑर्गन सिस्टम को पता होना चाहिए, आपका एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, आपका स्केलेटन सिस्टम कैसे काम करता है, आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपको जानकारी बेसिक एक योग टीचर के नाते होनी चाहिए, ताकि आप किसी को आप योग करा रहे हैं तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो, ताकि आप उसको सही से योग करा पाएं, उसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो इसलिए इसकी जानकारी के लिए बताया जाता है। तो ये एनाटॉमी का पार्ट रहेगा आपका, और सारे जो पेपर रहेंगे लगभग ये 80-80 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे तो 100 मार्क्स का लिखा हुआ है, लेकिन 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, 5-5 नंबर के अलग अलग। जैसे आपकी अटेंडेंस, यदि आप रोज अटेंडेंस मतलब क्लास करेंगे, जब भी क्लास होएगी, ठीक है, तो उसमें आपकी अटेंडेंस रहेगी कि हाँ इन्होंने क्लास की है, ठीक है। और उसका सिर्फ एक इंटरनल एग्जाम होता है, आपका पेपर होता है इंटरनल, वो आपको कॉपी दे दी जाएगी और क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, वो आपको यहाँ आके भी दे सकते हैं, और ये सुविधा आपको दे सकते हैं हम कि आप वहाँ करें यदि ईमानदारी से करते हैं, बिना जैसे यहाँ करेंगे, ऐसे नहीं किताब रख के देख के करने लगे, उसमें आपका ही नुकसान है। तो उसको हमको पता भी चल जाता है कि ये देख के किया है या वैसे किया है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको यहाँ के करें या वहाँ करें तो उसके भी 5 नंबर हैं, अटेंडेंस के 5 नंबर हैं, व्यवहार के 5 नंबर हैं, प्रैक्टिकल्स के अलग अलग 5-5 नंबर करके 4 जगह पे नंबर डिवाइड होते हैं। तो उसमें से फिर आपको हम मार्क्स देते हैं कि 20 मार्क्स के आपके ये रहेंगे इंटरनल के, और बाद में ये आपके एग्जाम रहते हैं टोटल, ठीक है। तो जो 80 नंबर का वहाँ पे आपका सेंटर लगेगा हरिद्वार में, तो वहाँ आपको देने होंगे चारों पेपर। ऐसे प्रैक्टिकल दोनों, पहला प्रैक्टिकल भी जो प्रयोगात्मक 1 है जिसमें आसन प्राणायाम है, और प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल 2 जिसमें सेशनल वर्क होता है, कुछ मोनोग्राफ होता है। ये दोनों की आपको फाइल बनानी है, और ये फाइल अभी से बनानी शुरू कर देनी है। अर्थात यदि आप देखेंगे नीचे, जब जाएंगे उसमें प्रैक्टिकल में, मतलब नीचे निकालेंगे प्रैक्टिकल का चैप्टर, यदि आप देखें 105 नंबर, तो उसमें आप देखेंगे पहला प्रैक्टिकल क्या है। पहला प्रैक्टिकल है आपको आसन के बारे में, जिसमें आसन करने होंगे आपको लगभग 30-35 आसन इसमें लिखे होंगे। पवन मुक्तासन समूह के ही आसन लगभग 30-35 हैं, तो उसको तो आप सीख लें पहले, मतलब हम तो सिखाएंगे ही आपको। और इसके साथ सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार जब ये पवन मुक्तासन समूह हो जाता है और सूर्य नमस्कार हो जाता है, उसके बाद आसन शुरू होते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, वीरासन, उद्राकर्षण, भद्रासन, इस तरह से जानु शीर्षासन, ठीक है, एक पाद प्रणामासन, वृक्षासन, अर्धहलासन, शशांकासन, विपरीत नौकासन, द्विकोणासन, पार्श्वोत्तानासन, सिंहासन, मंडूकासन, शवासन, बालासन, ये सब आसनों का कोशिश करेंगे कि आप खुद करें, उसका फोटो खिंचवाएं और उसी आसन को चिपकाएं अपनी फाइल में। किताबों से तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं होता है एग्जामिनर पे। असर तब होता है जब आप, क्योंकि एग्जामिनर बाहर से आएगा, यूनिवर्सिटी से आएंगे, तो वही हम कुछ नहीं पूछते, हम चुपचाप बैठे रहते हैं मूक बधिर होकर, ठीक है। लेकिन वो आपसे सारे क्वेश्चन पूछेंगे, वही डिसाइड करेंगे, वही नंबर देंगे आपको। तो इसलिए जो आसन
आप कर रहे हैं उसी आसन को अच्छे से जब परफॉर्म करने लगे तो उसका फोटो खींच लें और फोटो खींच के आप उसमें चिपकाएं और फिर उस आसन के बारे में लिखें। उस आसन का हिंदी नेम लिखें, संस्कृत नेम, उस आसन का आप इंग्लिश नेम भी लिखें। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका कंट्रा इंडिकेशन हो कि किन किन को नहीं करना होता है। ठीक है, ये लिखेंगे। उसमें कौन से जॉइंट्स और कौन सी मसल्स यूज हो रही हैं, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो अवेयरनेस कहाँ रखनी है, विच मंत्र यू आर चैंटिंग इन स्पेसिफिक आसन, प्राणायाम, हाउ यू ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल किस सर, पोजीशन में एक चीज जाए। पूछनी थी जी सर, जो आप ये कह रहे हो कि फाइल बनेगी, ये हिंदी में ही लिखनी होगी ना? हाँ, लिखनी तो हिंदी में, ही होगी सारी, या इंग्लिश में लिखनी है? हिंदी में लिख दो, कोई बात नहीं। नहीं, हिंदी में लिखनी है इंग्लिश में, वो तो प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि जो चेक करेंगे वो हिंदी में हिंदी में लिखो, ज्यादा हिंदी ठीक में, रहेगा। हिंदी में लिखो, हिंदी वाले यूनिवर्सिटी है ना। क्योंकि हाँ जी मिक्स सर, भी लिख इसीलिए मैं सकते हो, पूछ ऐसा रही नहीं हूँ। कि कंपलसरी हिंदी, मिक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जी हिंदी बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि आजकल हिंदी आती कहाँ है और आजकल इंग्लिश भी आती कहाँ है। ठीक है, तो दोनों में ही हाथ तंग रहता है हम लोगों का, तो यू कैन मिक्स। ठीक है, अंडरस्टैंड इज इम्पोर्टेंट। यहाँ तक तो सिर्फ पास होने तक ही तो लिखना होगा, लेकिन बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। किसी को आगे चल के पीएचडी करनी होगी तो उसको थोड़ा लिखने में भी अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थीसिस लिखी जाएगी, सिनॉप्सिस लिखी जाएगी, कोर्स वर्क लिखा जाएगा। यदि किसी को आगे फ्यूचर में पीएचडी करनी होगी तो वो होगा, वो भी सब हेल्प मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो आसन को हिंदी में भी लिखें और मिक्स भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा लिख देना। ठीक है, लेकिन कर लेना। इसमें से आप जरूरी नहीं कि सारे आसन ही लिखें। इसमें आप जैसे 5 आसन खड़े होने वाले, 5 आसन फॉरवर्ड बेंडिंग, 5 आसन बैकवर्ड बेंडिंग, 5 आसन सिटिंग पोजीशन, 5 आसन प्रोन पोजीशन, 5 आसन सुपाइन पोजीशन, ऐसे 5-5 आसनों के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लिखें, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपका ही विकास होगा, आपका ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, 6 महीने आपके पास है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो 6 महीने में आपको 2 फाइल बनानी है, तो रोज रोज एक एक पे भी काम करोगे आराम से तो। और कोई भी किसी में भी कोई समस्या हो तो हम हैं, बेझिझक किसी भी टाइम आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, फिर उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। कभी कॉल करनी होगी तो हो सकता ना भी उठा पाए तो, लेकिन कॉल कर लेंगे, मतलब अगेन आपको मतलब कर देंगे, बैक कॉल कर देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कि ये मुझे पता नहीं था जी, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं पता लगा पाए, या तो वो कन्फ्यूजन में नहीं रहना। किसी भी आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, बंद के बारे में, षटकर्म के बारे में, थ्योरी के बारे में, एनीथिंग यू कैन आस्क एनी टाइम इन मैसेज। कॉल एनी टाइम अलाउ नहीं है, सिर्फ मैसेज एनी टाइम अलाउ है। ठीक है, तो वो आप रखें, जैसे हमको देखेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आपका आता है प्राणायाम। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे 2 फाइल बनेगी तो एक आसन की, एक प्राणायाम की, 2 ऐसे बनेगी? नहीं नहीं, अभी जो मैं फाइल जो बता रहा ना वो एक ही फाइल में रहेगा। आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा बंद और ध्यान, ये इसमें एक ही फाइल में रहेगा। जो एक सब्जेक्ट है ना आपका 105 नंबर का, तो 105 नंबर में जो जो चीजें वो एक फाइल, 105 नंबर की एक फाइल और 106 नंबर की एक फाइल, ये 2 फाइल बनेंगी आपकी। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे प्राणायाम हो गया, डायफ्रामिक ब्रीदिंग या फुफ्फुसीय श्वसन उसमें दिया हुआ है, नाड़ी शोधन प्राणायाम दिया हुआ है, सूर्य भेदी है, चंद्र भेदी है, उज्जाई है। इन प्राणायामों के विषय में आपको लिखना है और प्राणायाम करते हुए आपकी एक फोटो भी हो उसमें। ठीक है, जैसे जो प्राणायाम किया जा रहा है उसी तरह से उस तरह की फोटो उसमें रहे। ठीक है, क्योंकि उज्जाई करेंगे तो यहाँ नहीं रखना आपको, तो उसको तो सिर्फ मुद्रा मतलब पद्मासन में बैठे हों, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में आपका आसन हो, उसका एक फोटो रहे। ठीक है, तो उसके लाभ रहेंगे, कैसे प्राणायाम किया जाता है, क्या कुंभक लगेगा प्राणायाम, ये सारा चीज़ें उसमें लिखनी होगी। फिर षटकर्म करना है आपके, इसमें 4 षटकर्म है। 4 में एक जल नेति है, ये आपको एक दिन ऑनलाइन भी सिखा देंगे, या तो कभी भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, सबके सब लोग सैटरडे संडे 2 दिन, 1 दिन 4 दिन का यहाँ पे आके रह सकते हैं, सारे षटकर्म वैसे भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऑनलाइन भी करा देंगे, क्योंकि इतने बड़ी नहीं, जल नेति और रबड़ नेति
तो आपको रबड़ नीति खरीद लिए, जल नीति का पोर्ट खरीद लेना है एक एक, ठीक है। एक योगा बेल्ट खरीद लेनी है, 2 ब्लॉक खरीद लेने हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं, ठीक है। और इसमें पहले जल नीति का है, जल नीति कुछ दिन तक करेंगे, उसके बाद रबड़ नीति की शुरुआत करेंगे। जब पूरा पैसेज क्लीन हो जाएगा आपका नाक का दोनों, तो धीरे धीरे ये ओपन हो जाएगा, तो फिर रबड़ नीति से आपको, नहीं तो फिर यहाँ कराते ही हैं आपको, ठीक है। जिसके नहीं होती उसका जबरदस्ती कराता है, ठीक है ना। तो इसलिए नाक से रबड़ डालेंगे, मुंह से निकालेंगे, और फिर ऐसे उसको चरण करेंगे, ठीक है। तो वो करना है आपको। वमन धोती उल्टी, मतलब कुंजल क्रिया कराएंगे आपको। तो कुंजल का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर आते हैं तो करा के देखते हैं कोई कोई, ठीक है। तो इसमें अभी एक आकांक्षा लड़की है, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 4th सेमेस्टर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो उसको पता है। कभी कभी ऐसे एग्जामिनर आते हैं वो सारा करा के देखते हैं, कभी कभी 1-2 चीज़ करा के देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वमन या धोती या कुंजल क्रिया एक ही बात है। धोती क्रिया, धोती में कई चीज़ आ जाती हैं, तो वमन वाली प्रैक्टिस करनी इसमें, मतलब उल्टी वाली, पानी पिएंगे यहाँ तक और पूरा उल्टी कर देंगे, पूरा पानी निकाल देंगे, फिर पिएंगे, फिर उल्टी कर देंगे। 3 बार ये करें, मतलब 3 बार करना होता है। एक बार में थक गए तो एक बार में आपको छूट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो आपको उसको करना है। तो वमन क्रिया हो जाएगी आपकी, कुंजल क्रिया बोलते हैं उसको, गज करनी बोलते हैं। जैसे हाथी पानी पीता, हाथी पानी पी के फेंकता है, तो उसको गज करनी इसलिए बोलते हैं, ठीक है। बाकी वमन भी बोलते हैं, कुंजल भी बोलते हैं, ये करना पड़ेगा। और वात कर्म कपाल भाती, मतलब जो बाबा रामदेव कराते हैं वो वाली कपाल भाती, वात कर्म कपाल भाती। बाकी 2 कपाल भाती नेक्स्ट सेमेस्टर में रहेंगी, जिसमें व्युत्कर्म कपाल भाती और शीतकर्म कपाल भाती। शीतकर्म मतलब पानी मुंह से पिएंगे, नाक से निकालेंगे, और नाक से पिएंगे, मुंह से निकालेंगे, व्युत्क्रम हो गई। तो शीतकर्म व्युत्क्रम ये दोनों कपाल भाती आपको अगले सेमेस्टर में रहेगी, तब तक आप इसी कपाल भाती से एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये षटकर्म है, मतलब कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि षट जो कपाल भाती है दैट इज नॉट ए प्राणायाम, ये कंप्लीटली षटकर्म है। कपाल का मतलब होता है सिर, ये वाला हिस्सा कपाल, और भाती का मतलब होता है शाइनिंग, स्कल शाइनिंग। तो इससे चमक आती है चेहरे पे, इसके स्कल पे पूरा, और पूरे शरीर कांति में होता है, इससे ये चमक लाता है। अर्थात ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, ठीक है ना। इसलिए ये कपाल भाती बताई गई है। तो शाइनिंग, स्कल शाइनिंग, तो पूरी क्लीनिंग होती है इससे, क्लीनिंग की क्रिया है ना, तो इसलिए इसको प्राणायाम नहीं बोलते। लेकिन क्योंकि ये इसमें प्राण का प्रयोग होता है, वायु का प्रयोग होता है, इसलिए लोग इसको प्राणायाम बोलने लगे हैं। बाकी किसी भी कीमत पे प्राणायाम नहीं है, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना। प्राणायाम में लोग कराते हैं इसको, चलो कपाल भाती प्राणायाम करो, कपाल भाती प्राणायाम करो, जैसे त्राटक ध्यान नहीं है। लेकिन आजकल इंटरनेट पे सब त्राटक ध्यान चल रहा है, ठीक है। दैट इज नॉट ए मेडिटेशन, दैट इज ऑल्सो प्योरीफाइंग activity, cleansing process of your this part, mind, third eye, pituitary, pineal, इन ग्लैंड्स की प्योरिफिकेशन इससे होती है, आंखों की प्योरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो वो प्योरीफाइंग क्रिया है, षटकर्म की क्रिया है त्राटक भी। लेकिन वो ध्यान में चल रहा है आजकल, सब लोग उसको बहुत पॉपुलर कर रहे हैं कि त्राटक ध्यान करेंगे। ध्यान जैसे इफेक्ट होते हैं इसलिए उसको ध्यान बोलने लगे हैं। प्राणायाम जैसे इफेक्ट होते हैं कपालभाति, इसके लिए उसको प्राणायाम बोलने लगे हैं, ठीक है। लेकिन है ये षटकर्म, ये योग वाले विद्यार्थियों को निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद आपका मुद्राएं आएंगी, ये ज्ञान मुद्रा क्या होती है, चिन्ह मुद्रा क्या होती है, विपरीत करणी मुद्रा क्या होती है, जालंधर बंध क्या होता है, उद्यान बंध क्या होता है, मूल बंध क्या होता है, योग मुद्राएं क्या होती हैं। ये सब ऐसी ऐसी चीजें हैं मुद्राएं और बंध कि इनके बिना योग अधूरा रहता है, और इनकी बड़ी सिद्धियां होती हैं, बड़े लाभ होते हैं, आध्यात्मिक लाभ बहुत होते हैं बंध लगाने से, मूल बंध से, उद्यान बंध से, विपरीत करनी मुद्रा से। तो आपका सारा एंडोक्राइन सिस्टम बढ़िया हो जाता है। विपरीत करनी मुद्रा करते रहें आप रोज, ठीक है। उससे आपका जितने भी एंडोक्राइन है, आपकी सिस्टम, अंतस्रावी ग्रंथियां जितनी भी हैं, वो सब आपको
लाभ प्रदान करेंगी, मतलब वो सारी एक्टिव हो जाती हैं। यहाँ तक कि पैनक्रिया, डायबिटीज भी ठीक होती है, थायराइड भी ठीक होती है, ठीक है, और बाकी और तो सारी ग्रंथियां हैं ही जो सब ठीक होने लगती हैं, सिर्फ विपरीत करनी एक ही मुद्रा करने से। तो इनके बड़े लाभ हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ है। शारीरिक लाभ तो होते ही होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ ज़्यादा होते हैं। इन मुद्राओं के बारे में लिखेंगे, इन मुद्राओं को खुद करेंगे। ज्ञान मुद्रा करनी है, चिन्ह मुद्रा करनी है, जो भी करनी है, विपरीत करनी है, जालंधर बंद लगाना है, उद्यान बंद लगाना है, मूल बंद लगाना है, योग मुद्रा का अभ्यास करना, इन सब का फोटो खींच के उसमें लगाएंगे, प्रैक्टिकल वाली उसमें अच्छी सी बनानी है फाइल। वो फाइल के आपके नंबर हैं, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, 30 नंबर आसन के मिलेंगे, 10 नंबर प्राणायाम के मिलेंगे, 20 नंबर षटकर्म के मिलेंगे, 10 नंबर मुद्रा बंद के मिलेंगे, और 10 नंबर ध्यान के मिलेंगे, मेडिटेशन। इस तरह से 100 नंबर होंगे टोटल, ठीक है। तो आचार्य जी, फाइल जैसे बनाई, उसके बाद फाइल के कुछ नंबर होंगे, और फाइल में से जो एग्जामिनर आएगा वो कुछ कुछ करा के देख सकता है। हाँ, कराते ही हैं वो। हाँ। बहुत कुछ कराते हैं, और वाह पूछते भी हैं, हर सेक्शन में से कुछ कुछ करा सकते हैं। हाँ, तो वो करा के देखते हैं, और उसके हिसाब से वो नंबर देते हैं कौन कैसा कर रहा है। ये षटकर्म जो होता है, इस टर्म का मतलब क्या है? 6 कर्म, 6 कार्य जो आपको करने चाहिए। षट मतलब 6, 6 क्रियाएं, प्योरीफाई क्रियाएं। आपको पहले स्वच्छ होना है, शरीर को स्वच्छ करना है। शौच आता ना, एक शौच का मतलब होता है क्लीनिंग। तो मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह की क्लीनिंग होती है, मन की क्लीनिंग, वचन की क्लीनिंग, और कर्म की क्लीनिंग, मतलब जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं उनकी भी क्लीनिंग, आपके मुख की क्लीनिंग, पेट की क्लीनिंग। तो उसमें बहुत सारी पद्धतियाँ आती हैं। षटकर मतलब 6 होती हैं: नेति, बस्ती, धोती, त्राटक, कपालभाति और नौली। ये 6 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये 6 षटकर्म हैं। इन 6 से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, मजबूत करते हैं, और योग के लिए तैयार करते हैं। तो इसलिए इसको षटकर्म बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आसन 30 आएंगे, प्राणायाम कितने आएंगे? मतलब कि आसन 30 लिखने हैं प्रैक्टिकल फाइल में, और प्राणायाम कितने? मतलब 20 से ऊपर चाहे जितने लिख दो, और प्राणायाम तो जो इसमें लिखे वो लिखने हैं, ठीक है। वैसे तो सारे आसन लिखोगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। आपके नंबर हमको तो मिलने से रहे, ठीक है। और मुद्राएं बंद सर, जो इसमें सिलेबस में दैट इज ओनली वही करना है, ठीक। हाँ, नथिंग एल्स। वो अलग से आप कर सकते हैं। सीख तो सब कुछ लें, आपको कहीं से भी कुछ सीखना है तो वो तो हमको बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद एक सोहम साधना होती है, सविता ध्यान होता है। सविता मतलब सूरज निकलते के टाइम ध्यान करें, सविता ध्यान होता है। सोहम साधना होती है, जो आपकी सांस होती है ना, इनहेल एक्सेल करते हैं, तो उसके अंदर मंत्र पहले भगवान ने डाल के भेजा है। इनहेल करेंगे तो सो की ध्वनि निकलती है। जब शांत होकर बैठेंगे ना आप, तो इनहेल में सो जैसी आवाज आएगी, और एक्सेल करेंगे तो हम जैसी ध्वनि आती है, शो हम। तो सोहम चलता रहता है, मंत्र लगातार चलता रहता है, तभी आप जीवित रहते हैं। मंत्र के साथ ही चलता है आपका जीवन, बिना मंत्र के आपका जीवन नहीं है। तो सोहम साधना उसी को बोलते हैं, मंत्र पे ध्यान देना और सोहम साधना करनी, ठीक है। वो भी आपको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मौखिक आएगा 20 नंबर का, वायवा भी होगा। तो पहले सिलेबस में, पहले प्रैक्टिकल में आपका ये रहेगा। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ेंगे आप 106, प्रैक्टिकल नंबर 106 में आएंगे। इसमें आपको बताना है एक सत्रीय कार्य करना, सेशनल वर्क करना है, जिसमें किसी वर्कशॉप में भाग लेना है। योग की वर्कशॉप रहेगी, उसके फोटो लगेंगे उसमें आपके, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। और ये वर्तमान सेमेस्टर में ही होना चाहिए, मतलब अब से दिसंबर के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले साल 2 साल पहले मैंने किया था तो उसका सर्टिफिकेट चिपका दिया, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो या तो हम बुला लेंगे आपको एक दूसरी संस्था के नाम से, तो आपको करा देंगे कि ये संस्था ने यहाँ पे ये कराया है,
ठीक है, क्योंकि जैसे ये आपका जाह्नवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज है, ये तो अपनी संस्था हो गई। इसके अलावा हमारे पास कैलासा योग एक संस्था है जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कराती है योग के, तो हम उससे आपका सेशनल वर्क करा देंगे। उसमें एक वर्कशॉप करा देंगे, दो एक दिन बुला के, होता तो 7 दिन का, लेकिन उन 2 दिन में जिनको अगर टाइम नहीं है तो वो 2 दिन में हम आपको वो करा के सारे उसकी फोटोग्राफी करके आपको वो दे देंगे। ठीक है, अगर कहीं बाहर से करके आते हैं तो वो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके साथ आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाएं, हेल्प मांगे उनसे, आसपास किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। बाकी हमारे यहाँ तो थी लैब, अभी तो थोड़ा सा उसको बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस लैब में जाके आपको देखना कि ये पल्स रेट कैसे चेक होती है, रेस्पिरेटरी रेट कैसे चेक होता है, ब्लड प्रेशर कैसे चेक होता है, ब्लड शुगर कैसे चेक होता है, हीमोग्लोबिन कैसे चेक होता है, लिपिड प्रोफाइल कैसे चेक होता है, क्या होता है, थायराइड, लीवर फंक्शन, LFT, KFT, ये क्या क्या है, कैसे है। तो इस पे एक रिपोर्ट बनानी 4-5 पन्नों की। ठीक है, तो आप सोचिए कि एक पहले सेमेस्टर में आप कितने बड़े बढ़िया डॉक्टर बनने वाले हैं। जो ऋषिकेश में 1-1 महीने का कोर्स कर रहे हैं, उनके तो आप पहले से ही बाप बन जाओगे। ठीक है, और वो टीचर का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये इतना अच्छा सिलेबस आपको दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम है तो इसमें बहुत ही अच्छे से आपको योग शिक्षक बनाने की मतलब तैयारी की जा रही है। इसके बाद एक मतलब मोनोग्राफ बनाना 20 पेज के, एक तरह से मान के चलिए, तो वो हम बता देंगे कि योग से रिलेटेड विषय पर आपको इस तरह के 2 आलेख लिखने, शीर्षक मतलब एक आर्टिकल लिखने, तो वो आपको हम बता देंगे। उसमें आप जो एक व्यक्ति चूज करेगा जो सब्जेक्ट, वो दूसरे को नहीं करना है, सबको अलग अलग 2-2 टॉपिक लेने हैं। ठीक है, तो उन पे आपको एक ऐसे 20 पेज का, एक तरह से 20-20 पेज के आपको हाथ से लिख के लिखना, टाइप नहीं कराना, उसको हाथ से लिख के ही देना है। तो ये 40 नंबर का है। ठीक है, और जो ये रिपोर्ट बनानी है ये 20 नंबर की है, और जो आपका ये होगा मौखिक, ये 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो 20 और 20 40, और ये सत्रीय कार्य 20 नंबर का, लैब वाला 20 नंबर का, और राइट अप लिखना वो 40 नंबर का, और मौखिक 20 नंबर का, तब 100 नंबर होंगे आप। तो ये प्रैक्टिकल सेकंड हो गया। तो इस तरह से ये सेकंड प्रैक्टिकल को आपको तैयार करना। तो 2 फाइलें आपकी रेडी होंगी, ये अभी समझ लें। ठीक है, और इन फाइलों को तैयार करके आप पहले से तैयार रखें ताकि उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि जो फाइल आप देंगे उनको, वो उसी फाइल से वो सीखेंगे, मतलब पूछेंगे क्वेश्चन उसी फाइल से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना आपने लिखा क्या है। ऐसा ना हो किसी से बोल दिया कि ये फाइल तैयार करके दे दो भाई, मुझसे 200 रुपये ले लेना, 500 ले लेना, और मेरी फाइल तैयार कर दो, मेरा प्रैक्टिकल है। ऐसा काम करोगे तो आप बता ही नहीं पाओगे वहाँ पे। ठीक है, इसलिए स्वयं करें, चाहे थोड़ा थोड़ा टाइम आज से देना शुरू करोगे तो आप बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और खुद करोगे तो आप में देखिए आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, योग से रिलेटेड आनंद ही आनंद आने लगेगा आपको। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे टॉपिक जो आपके हैं सिलेबस के, वो आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। जो पहला पार्ट है आपका योग के आधारभूत तत्व, इसमें आप योग का मीनिंग समझेंगे, योग की डेफिनेशन समझेंगे, योग का जो हिस्ट्री है योग की वो समझेंगे, योग का एक तरह से स्वरूप क्या है, व्हाट इज योग रियल में, योग की इंपॉर्टेंस समझेंगे, योग का महत्व क्या है, और योगी का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वो समझेंगे, और वर्तमान समय में इसकी क्या उपयोगिता है योग की, उसको समझेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में, इन्हीं से रिलेटेड आपके ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे। और फिर बहुत सारे शास्त्रों में योग का क्या क्या स्वरूप है, योग कैसा है, जैसे वेद में योग, वेदों में योग, उपनिषदों में योग, भगवत गीता में योग, योग वशिष्ठ में योग, जैन मत के अनुसार योग, बौद्ध मत के अनुसार योग, सांख्य शास्त्र में योग, वेदांत शास्त्र में योग, तंत्र शास्त्र में योग, आयुर्वेद में योग। तो वो योग क्या क्या है उसको भी आप समझेंगे। योग की क्या क्या मेथड्स हैं, पद्धतियां हैं, जैसे राजयोग बताया आपको,
इसी तरह का ज्ञान योग होता है, इसी तरह से एक भक्ति योग होता है, इसी तरह से एक कर्म योग होता है, अष्टांग योग होता है, हठ योग होता है, मंत्र योग होता है, संन्यास योग होता है। ये सैद्धांतिक योग है। लेकिन आजकल आपने और नए नए टर्म्स लिखे होंगे, सुने होंगे मार्केट में, आयंगर योग, विक्रम योग, हॉट योग, रोप योग, यिन योग, येन योग, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी निकाल दी है, आपके हर नाम से निकल जाएगा। वंदना योग, शानु योग, प्रमोला योग, धारा योग, ऐसे ऐसे नए नए निकाल देंगे आप। शिल्पा शेट्टी योग, हाँ, जो भी मतलब तो वो सब आधार यही है, ठीक है। वो नया करने के लिए कुछ दिखाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट स्पेसिफिक योग। वो सिर्फ एक आसन पे फोकस करते हैं और आसन को ही सब कुछ मान लेते हैं। योग ये साधना, योग साधना का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से योग के जो ये इसमें बताए गए हैं, ये मूल योग के साधन हैं, वो आपको गहराई से समझ लेना है। तो फिर आप तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको कुछ भी आ जाए, कोई चीज़ आ जाए तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्रिएटर बनना है। सिद्धियां आती है ना, ईशतु की सिद्धि जो होती है, उससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। विभूति जो होती है, अष्टसिद्धि नौनिधि के दाताओं में अष्टसिद्धि में एक ईशतु सिद्धि होती है, एक अनिमा होती है, लघिमा होती है, गरिमा होती है, वशत्व होती है, ठीक है। इस तरह से जो सिद्धियां होती हैं, उनमें एक ऐसी सिद्धि होती है जो ईश्वर के गुण आपके अंदर आ जाते हैं, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये जब आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी, अच्छे से समझ लेंगे कंसेप्ट को, तो आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। फिर कुछ योगियों का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसमें, जो महान योगी हुए हैं भारत के, महर्षि पतंजलि हो गए, गोरक्षनाथ जी हो गए, महर्षि दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद जी हो गए, अरविंद योगी हो गए, महर्षि रमन हो गए, लाहिड़ी महाशय हो गए, योगानंद जी हो गए, शिवानंद जी हो गए, कुबलानंद जी हो गए। ऐसे ये तो कुछ इसमें है, लेकिन कुछ और भी आपको अन्य भी पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये योग भी आपको, और ग्रंथ के विषय में भी आपको सामान्य परिचय मिलेगा, जैसे पतंजलि योग सूत्र क्या है, उसमें क्या चीज़ है, श्रीमद् भगवद गीता का इंट्रोडक्शन रहेगा, हठ रत्नावली का, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का, भक्ति सागर का। तो ये पहले चैप्टर में यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। इनके लिए आप कुछ पुस्तक खरीद सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र आती है, भगवद गीता आती है, शंकर भाष्य ले सकते हैं, योग वशिष्ठ आ सकती है, गीता प्रेस से मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऑनलाइन में कुछ चीज़ें भेज भी दूंगा आपको, सॉफ्ट कॉपी भी भेज दी जाएंगी आपको, उनको पढ़ सकते हैं। वेदों में योग, ये सब पुस्तकों के नाम हैं, योग महाविद्या, योग विज्ञान। तो इस तरह से अलग अलग इसमें आपके सिलेबस में भी किताबें लिखी हैं, उन किताबों को भी आप एक एक दो दो किताब उनमें से भी ले सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक से अध्ययन करना है, न कि ऊट पटांग कहीं उठा के कर लेना कुछ भी चीज़ों से, ठीक है। अंग्रेज राइटर की किताबें कम खरीदने की कोशिश करनी है, वो जब बताएंगे तभी खरीदनी है, ठीक है। भारतीय ऋषियों की, भारतीय मुनियों की, जैसे निरंजन सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग की अच्छी किताबें आती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ गोरखपुर प्रेस की किताबें भी अच्छी आती हैं, चौखंबा पब्लिकेशन की किताबें अच्छी आती हैं, ठीक है। तो ये किताबें अच्छी आती हैं। बनारस से प्रकाशित जो किताबें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। बनारस क्योंकि ज्ञान का हब है एक जगह, ठीक है। इस तरह से इसको आप समझेंगे। दूसरा चैप्टर आएगा, आपको दूसरा पेपर होएगा आपका भगवद गीता का। तो उसमें तो इंट्रोडक्शन दिया पहले वाले में आपको। नाउ यू अंडरस्टैंड द भगवद गीता कंप्लीटली। इसमें पूरा भगवद गीता का कुछ कुछ टॉपिक्स को लेके इसमें बताया गया है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, वर्तमान जीवन में, हमारे जीवन में हमारे भगवद गीता की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपादेयता है, आत्मा की अमरता का मतलब क्या होता है, निष्काम कर्म योग क्या होता है। तो भगवद गीता में योग के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, स्थित प्रज्ञता क्या होती है, सांख्य योग क्या होता है, सांख्य योग का स्वरूप क्या है भगवद गीता में, और यज्ञ आदि कर्म करने की आवश्यकता क्यों होती है, लोक संग्रह करने, ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से कर्म के कितने प्रकार होते हैं, योगियों का आचरण कैसा होना चाहिए, यज्ञ का स्वरूप कैसा होना चाहिए, साधना कैसी होनी चाहिए, ज्ञान का मुख्य महत्व क्या होना चाहिए, ये हम आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे, उसी में चीज़ें आने लगेंगी आपके। तो ध्यान, कर्मयोग की भूमिका,
योगी का आहार विहार कैसे होता है, योग सिद्धि क्या होती है, माया का स्वरूप क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है। ठीक है, ठीक है। कर्म विकर्म अकर्म इनके सिद्धांत क्या होते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग क्या होता है, ये सब इसमें आपको मिलेगा। तो भगवत गीता किसी की भी आप ले सकते हैं, सब में मतलब अच्छे मिलेगा। हठ योग प्रदीपिका, इसमें आप हठ योग के सिद्धांत तीसरे चैप्टर में हठ योग की भाषा पढ़ेंगे। ऋतु काल क्या है, योग अभ्यास क्या है, पथ्य अपथ्य मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, साधना में कौन कौन से साधक तत्व होते हैं, कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं, मतलब हमारी साधना करते समय कौन कौन से डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं, कौन कौन से हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, हठ योग के आसन के कौन से लाभ होते हैं, उसकी विधि क्या होती है, प्राणायाम की परिभाषा क्या होती है, प्राणायाम क्या होता है, षटकर्म क्या होता है, धोती बस्ती नेति नोली त्राटा कपाल भाती ये क्या है, मुद्रा बंद क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। घेरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका ये पढ़ेंगे, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, मतलब खुद भी स्टडी करते रहना है, क्योंकि यहाँ तो एक स्पेसिफिक क्लास में संक्षेप में और थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन खुद भी आपको स्वयं भी अध्ययन करना है। ठीक है, तो उस तरह से आपको अपना अध्ययन करना, फिर उसके बाद एनाटॉमी आ जाएगी, मानव की कोशिका के बारे में, अस्थि तंत्र के बारे में, पेशी तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, 5 तंत्र के बारे में आएगा। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में बाकी आगे अनदर तंत्रों के बारे में पूछा जाएगा, सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। तो ये कोई भी एक किताब से आप पढ़ लें, किसी भी किताब से, शरीर क्रिया विज्ञान आता है उससे आप पढ़ लें, उसी से आपका काम बन जाएगा। तो ये आप धीरे धीरे इसकी तैयारी शुरू करेंगे और फिर अपने इसको दिशा देंगे इस चीज़ को, और ये याद भी करें, मंत्रों को भी याद करें और मंत्रों के सिद्धांतों को समझें। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस कंप्लीट धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास का टाइमिंग आप हमेशा अवेयर रहें, टाइमिंग के हिसाब से, जैसे 11 बजे बताया है, या शाम को भी क्लास ले सकते हैं, 7-8 बजे 9 बजे तक भी कई बार क्लास ले लेते हैं हम जब रहता है। तो उस तरह से आप मैसेज पे ध्यान देंगे, जो ग्रुप में आएगा उसको जरा अलर्ट पे रखना, ऊपर रखना। तो क्लास के आधा घंटे 1 घंटे पहले भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि अभी क्लास 1 घंटे बाद होगी, आधा घंटे बाद होगी। ठीक है सर, भगवत गीता में जो श्लोक है ना संस्कृत में, वो सारे याद करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, याद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ उनका मतलब समझना होगा, और याद तो धीरे धीरे आप कर लोगे तो कुछ कुछ तो अच्छा रहेगा, कुछ कुछ मतलब जैसे योग से रिलेटेड कुछ श्लोक हैं, प्राणायाम से रिलेटेड कुछ श्लोक्स हैं, और खाने पीने से रिलेटेड कुछ श्लोक्स हैं, सत्व तमस से रिलेटेड कुछ श्लोक्स हैं। वैसे तो जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो स्वतः ही धीरे धीरे चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, तो वो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, और याद कर लें तो अच्छा ही है। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र भी याद करें तो अच्छा है। तो थोड़ा तो एक एक मंत्र भी आप रोज याद कर लें, एक मंत्र का रोज टारगेट रख लें कि मुझे एक मंत्र रोज याद करना है। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र हैं और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। ठीक है, तो आप एक याद करेंगे तो पतंजलि योग सूत्र तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ही याद करेंगे, रोज एक का टारगेट मान, सुबह से शुरू करें रात तक एक कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसको बार बार चैंटिंग करते रहें, पढ़ते रहें, और छोटे छोटे से कुछ भी नहीं है, अथ योगानुशासनम, योग सचित्त वृत्ति निरोध, तदा दृष्ट स्वरूप स्थानम। ठीक है, इस तरह से आप उनके सारे उसमें याद कर सकते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तो इस तरह से वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा, एक एक लाइन के श्लोक हैं सारे मोस्टली पतंजलि योग सूत्र में। तो भगवत गीता में अष्टक में लिखे गए हैं। अष्टक का मतलब होता है कि 8-8 उसमें लिखे गए हैं, पहला 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, ऐसे करके 8-8 लेटर्स होते हैं उसमें भगवत गीता में। कुछ हैं श्लोक जिसमें अलग से लिखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर श्लोक 8-8 अष्टक में हैं भगवत गीता के। तो अष्टक के हिसाब से याद करें, पहले 8 फिर दूसरे 8 फिर तीसरे 8 फिर चौथे 8, ऐसे करके उनको टूटना, क्योंकि शब्द जुड़ा हुआ रहता है कुछ कुछ श्लोक में, तो उनको अलग कर लें, 8 के 8 में अलग कर लें। तो पहले 8 बोलेंगे फिर दूसरे 8 बोलेंगे,
ऐसे बोलना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप समझ जाएंगे अपने आप ही चीज़ों को कि अलग अलग भगवत गीता, सरल भगवत गीता आती है, उसको ले लें, उसमें सब लिखा रहता है। ठीक है, या पद्वानुवाद भगवत गीता आती है, ये 2 भगवत गीता आप खरीद लें, पद्यानुवाद और सरल भगवत गीता। तो ये दोनों पढ़ने के हिसाब से कि आपको कैसे पढ़नी है वो उसमें लिखा है और उसमें इंडिकेट किया गया है। बाकी गीता नॉर्मल, प्रेस गोरखपुर की है। हाँ गीता प्रेस गीता गोरखपुर की, प्रेस हाँ गोरखपुर वहीं की की है। ले लें, वहीं की ले लें, कोई दिक्कत वो नहीं। चलेगी? हाँ ठीक है। एकदम चलेगी, सब चलती है। ठीक है, शंकर भाष्य भी ले लेना, वो भी अच्छा है। साधक संजीवनी मत लेना क्योंकि वो बहुत विस्तार है उसमें, तो उसकी जरूरत नहीं है। साधक संजीवनी तो बहुत बड़ी किताब है। ठीक है, तो ये ऐसे आप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके वीडियो भी हम यूट्यूब पे डाल दें। ठीक है, जो मतलब एक इसका वीडियो बना के जैसे जैसे क्लास होगी तो वो क्लास का वीडियो भी यूट्यूब पे आपको कोशिश करेंगे मिल जाए। जैसे आज का तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये हो सकता है फिर मैं इसको डाल दूँ इंट्रोडक्टरी उसमें, तो इस तरह से आपको रिवीजन करने के लिए भी रहेगा और अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। तो जी सर, कई बार ऐसा होता है कि मिस हो जाती है। हाँ, कई बार उसके लिए तो हम हैं ही, आप घबराइए नहीं। ठीक है, जी सर। कुछ मिस नहीं होना आपका। पूछना आपका काम है, बताना हमारा काम है। ठीक है, आप पूछने में गरीब मत बनना बस। ठीक है, बी रिच इन द आस्किंग ऑफ द क्वेश्चंस। कहीं से भी कोई प्रश्न उठा के कुछ भी आपको लगे कि हाँ उस महाराज जी तो ऐसा बता रहे थे, आप ऐसा बता रहे हो, क्लियर करो, तो हम क्लियर करेंगे कि वो क्यों बता रहे होंगे ऐसा और हम क्यों बता रहे हैं ऐसा। ठीक है, ऐसे आजकल बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, कोई महाराज जी को खाने को बता रहा खीरा और कोई बोल रहा खीरा मत खाओ, कोई आयुर्वेदाचार्य बोल रहा कि पानी सुबह पियो, कोई शाम को पियो। ठीक है, तो बड़ा कन्फ्यूजन किया हुआ। आप जितना इंटरनेट देखेंगे उतने कन्फ्यूज होंगे, सिंपल सी बात है। तो सबका एक ही चीज है, सबसे पहले आप उस चीज का शास्त्र प्रमाण देख लें। उस चीज का जो भी शास्त्र प्रमाण हो वो मानिए। कोई फालतू क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसको बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं है। पहले उसको शास्त्र प्रमाण पे, कसौटी पे खरा उतारिए कि भाई ये जो इन्होंने बोला है ये किस शास्त्र में लिखा है। अगर आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में बता रहे तो भैया आयुर्वेद की तो बहुत किताबें हैं, कौन सी किताब में लिखा है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, कि ये भी मिक्स खा लो, मिस्सी रोटी किस आयुर्वेद के उसमें लिखी है किताब में, जरा दिखाओ कि मिस्सी रोटी खानी चाहिए। ठीक है, इतने सारे आने एक साथ कैसे खाएंगे, अलग अलग सबका सिस्टम होता है, लेकिन बड़ी फेमस है मिस्सी रोटी। ठीक है, होटलों में बनती है मिस्सी रोटी, उसमें हल्दी मिला देते हैं या रंग मिला देते हैं, वो मिस्सी लगती है। ठीक है, और पता नहीं क्या खिला रहे हैं आपको। तो हर चीज का देखो 3 प्रमाण होते हैं। एक होता है लोकमत, संसार में क्या चल रहा है। जब तक आपको पास शास्त्र मत नहीं है, जब तक आपके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो आप लोकमत के हिसाब से चलते हैं। किसी ने बोल दिया, पड़ोस ने बोल दिया, मोबाइल पे बोल दिया, इंटरनेट पे बोल दिया, तो उससे हिसाब से मानते रहें क्योंकि आपको खुद नहीं जानकारी है। जब आपको शास्त्र मत मिल जाए तो लोक मत को छोड़ दें। वो मत खत्म, लोक मत समाप्त। अब आपके पास आ गया शास्त्र मत। शास्त्र इज द प्रमाण हर चीज का। शास्त्र मतलब शास्त्र की बात कर रहा हूँ, किसी पुस्तक की वैसी किताब की बात कर रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले पीएचडी की उसने जो किताब लिखी उसमें लिखा हुआ है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो शास्त्र लिखे, जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, कुछ कुछ पुराण हो गए जो मिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, उनको सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए तो योग के किताबें हो गई, योग के जैसे हठ योग हो गया, हठ योग की हिरण्य संहिता हो गई, हठ योग प्रदीपिका हो गई, शिव संहिता हो गई, वशिष्ठ संहिता हो गई, शिव सिद्धांत पद्धति हो गई, हठ रत्नावली हो गई। ये सब जो पुस्तक ये शास्त्र हैं। तो जब शास्त्र मत मिल जाए तो लोक मत को छोड़ दें। तो जब शास्त्र मत मिलेगा तो फिर आपको संत मिलेंगे। जब आपके जीवन में शास्त्र उतर जाएंगे तो फिर वो शास्त्र किसको देंगे? संत को देंगे आपको, जो आपके सदगुरु मिल सकते हैं आपके जीवन में। जब वो मिल जाए तो फिर शास्त्र मत को छोड़ दें। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवत गीता में यही तो किया। अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत ज्ञान बताया भगवान को। ये भगवान कैसी बात कर रहे हो, मुझसे मेरे दादा को मरवा रहे हो, मेरे चाचा को मरवा रहे हो, मेरे गुरुजी को मरवा रहे हो, ये कहाँ कांड करा रहे हो हमसे। ठीक है,
कि ये तो ऐसा तो गलत है, ये तो बड़े शास्त्रों में तो निषेध किया गया है, ठीक है। उससे पहले वो लोक मत से चल रहे थे, फिर जब शास्त्र पढ़ लिए तो शास्त्रों की बात करने लगे, भगवान को ज्ञान बताने चले। भगवान चुप रहे पहले अध्याय में, एक दिन के चल तू बोल ले जितना बोलना तुझे, हमको भी पहले सुन लेनी चाहिए दूसरे की, ठीक है, कि भाई तू पहले बोल ले, अब चुपचाप सुनते रहो, पूरी उसकी भड़ास निकालो, जितना उसके अंदर गुब्बारा है वो फूटने दो, ठीक है। जब सब निकल जाए और आप समझ जाए कि वहां इसकी स्थिति ये है बेचारे की, ये अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानता है क्योंकि इसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो तब भगवान बोलते हैं कि जो तू ये बात कर रहा है ना विद्वानों पंडितों जैसी, पंडित ऐसी बात नहीं करते, तू लग रहा है कि तू पंडित जैसी बात कर रहा है लेकिन तू है नहीं वास्तव में। दूसरे अध्याय में ये सीधा उसको झटका देते हैं भगवान, और फिर भगवान सब शास्त्रों की काट करते हैं अपने सिद्धांत से। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अर्जुन ने भगवान को पहले ही दूसरे अध्याय में गुरु बना लिया, सदगुरु, बोला कि आप मेरे गुरु हैं, आप जो बोलोगे मुझे समझा दो, मैं कंफ्यूज हूं कि कैसी बात चल रही है, तो आप जो बताओगे मैं वो करूंगा। तो लास्ट में 18वें अध्याय में बोलते हैं अर्जुन कि भगवान जो आपने बोला है ना वो मैं सब समझ गया हूं, अब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बात खत्म, मुझे कुछ और करना ही नहीं है। यही तो कर्म योग है, आप अपने हिसाब से कर्म करोगे तो वो आपके कर्म जनरेट होंगे, भगवान के हिसाब से कर्म करोगे तो वो भगवान के कर्म होंगे। भगवान कर्म विपाक से परे होते हैं, उन पे किसी कर्म का असर नहीं होता, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पे आपको चलना है। इसलिए जो बाहर चल रहा है ना इंटरनेट पे, ये सब चीजें 2-2 किताबें पढ़ के वो रील बना रहे हैं बच्चे, ठीक है, एक किताब से निकाल लिया फिर वहां से पढ़ लिया, फिर वो आपको चेप दिया अच्छा सा वीडियो बना के, और आपको बड़ा आनंद आ गया, 3-4 घंटे वहीं निकाल दिए, ठीक है। उस पर ज्यादा ध्यान फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप उसका प्रमाण देखें, अपने आप को ही मजबूत करें, ठीक है जी। क्या बोले थे नितिन जी? अगर गुरु और शास्त्र का